Hello friends, welcome to Study Khazana and today we'll continue chapter number 3 Politics of Plant Development. Today we're going to discuss the major outcomes यानी कि वो क्या क्या चीजें हमें देखने को मिली, क्या क्या आउटपुट आया, क्या क्या रिजल्ट आया आफ्टर दी फर्स्ट 3 5-year प्लान्स. ठीक है, अब मेजर आउटपुट में डेफिनेटली हम इसके अंदर जो पढ़ने वाले हैं वो है लैंड रिफॉर्म्स. ठीक है, थर्ड ऑब्जेक्टिव जो बेसिकली जो स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि गुड फॉर ऑल एंड इक्वालिटी फॉर ऑल, डेमोक्रेसी स्प्रेड करना, ये हमारे जो कुछ पहले दो ऑब्जेक्टिव थे जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे. इस चैप्टर के अंदर हम अपना थर्ड मेजर ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, वो है लैंड रिफॉर्म्स. ठीक है, जो हमने अपने फर्स्ट 3 5-year प्लान में जो है प्रमोट करने की कोशिश करी थी या एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी थी. पर जो हमारे लैंड रिफॉर्म्स थे वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाए थे. क्यों? बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल पावर्स रिमेन्ड इन द हैंड्स ऑफ द लैंड ओइंग क्लासेस. बिग इंडस्ट्रियलिस्ट कंटिन्यूड टू बेनिफिट एंड थ्राइव व्हाइल द पॉवर्टी डिड नॉट रिड्यूस मच. मतलब जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे और जो आपके लैंड ओनिंग क्लासेस थी उनका जो इफेक्ट था वो बहुत ज्यादा था, और जो पॉवर्टी थी और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन था वो ढंग से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था, पॉवर्टी ढंग से रिड्यूस नहीं हो पाई थी. ठीक है, द अर्ली इनिशिएटिव फॉर प्लान डेवलपमेंट वर एट बेस्ट रियलाइजिंग द गोल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड वेलबींग ऑफ इट्स सिटीजन. The inability to take significant steps in the direction in the very first stage was to become a political problem. Those who benefited from unequal development soon became a politically powerful and made it even more difficult to move in a desired direction. Actually में इस लाइन का मतलब ये है कि अगर कोई भी इनिशिएट लिया गया, लैंड रिफॉर्म्स लिए गए और लैंड रिफॉर्म्स के अंदर अभी भी जो पुअर सेक्शन है वो ढंग से जो उनको लैंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है, तो वो एक डिससैटिस्फाइड ग्रुप बन के एक अलग पॉलिटिकल ग्रुप बन गए, एक अलग प्रेशर ग्रुप बन गए जो गवर्नमेंट को काम करने में और दिक्कतें क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म्स जो इंट्रोड्यूस हुए थे उससे एक नया सेक्शन, जो पुअर क्लास का, ये बैकवर्ड क्लास का एक नया सेक्शन निकल कर आ गया जो एज ए प्रेशर ग्रुप काम करने लग गया, और जो गवर्नमेंट की वर्किंग में और दिक्कतें जो है वो दे स्टार्टेड मोर प्रॉब्लम्स इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रैटेजीज एंड दे टेक इट टू अनदर वे. उन्होंने एक अलग ही डायरेक्शन ले ली, अलग ही पाथ अडॉप्ट कर लिया अपनी डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, अब फाउंडेशन मतलब जब फर्स्ट 3 5-year प्लान्स हुए थे तो उसमें क्या क्या चीजें जो थी, मेजर चीजें जो फाउंड हुई या जो स्टैब्लिश हुई, उसमें बेसिकली आपको पता है कि मेजर इंडस्ट्रीज आई. आपका सबसे इंपॉर्टेंट तो भाखरा नांगल हीराकुंड डैम बना. उसके बाद पब्लिक सेक्टर में स्टील प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, डिफेंस प्रोडक्शन, ये स्टार्ट हुआ. मेगा प्रोजेक्ट्स बने. हालांकि मेगा प्रोजेक्ट्स जितने भी थे उनको क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा, बट स्टिल वी हैव मैनेज मेनी न्यू थिंग्स, मेनी न्यू टेक्नोलॉजीज, जिसने हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. उसके बाद जो है नेक्स्ट जो इसमें हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है लैंड रिफॉर्म्स. एक्चुअली जैसे कि हमने बताया कि हमारे थर्ड मेजर ऑब्जेक्टिव था डेवलपमेंट का, वो था लैंड रिफॉर्म. हमें लगता था कि लैंड जो थे बहुत अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी के पास बहुत ज्यादा लैंड है, किसी के पास कुछ भी नहीं है. तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई, भूदान, ग्राम दान जैसे मूवमेंट शुरू हुए ताकि जो गरीब हैं, जो लैंडलेस लोग हैं, उनको भी जो है लैंड मिल सके. पर ये जो मूवमेंट था, ये रिफॉर्म्स था, इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया. ये मैंने आपको पहले भी बताया. इसमें क्या बोला गया, इसमें कोशिश क्या की गई, अटेम्प्ट एट द कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, bringing small piece of land together in one place so that the farm size could become viable for the agriculture. मतलब सबसे पहला अटेम्प्ट तो ये किया गया कि जितने भी छोटे छोटे लैंड हैं उनको एक कॉमन लैंड में कंसोलिडेट किया जाए ताकि एक अच्छी लैंड निकल कर आए जो एक्चुअली में जिसके ऊपर आप खेती कर सकते हैं. ठीक है, और जो ये कंपोनेंट था वो बिल्कुल सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन जो बाकी दो और रिफॉर्म्स थे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए. क्यों? सबसे जो नेक्स्ट जो रिफॉर्म था वो था द लॉज वर मेड टू पुट अपर लिमिट और सीलिंग टू हाउ मच एग्रीकल्चर लैंड वन पर्सन कुड ओन. मतलब सीलिंग की बात की जा रही थी और बताया गया था कि एक पर्सन कितनी लैंड होल्ड कर सकता है. ठीक है, बट पीपल विद एक्सेस लैंड मैनेज टू इवेड द लॉज. जिनके पास ज्यादा लैंड थी वो लॉज को मैनिपुलेट कर पाए. कैसे? कि उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टीज जो थी अपने घर के मेंबर्स के अलग अलग
के नाम पे कर दी, ताकि गवर्नमेंट को ये लगे कि भाई एक पर्सन के पास जो लैंड है वो एक्चुअली में जितनी होनी चाहिए, मतलब दे मैनिपुलेटेड द लॉ, ठीक है। एंड यस, इवन पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हेल्प देम, ठीक है, लॉ ने भी उनको सपोर्ट किया तभी वो ऐसा कर पाए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट रिफॉर्म प्रपोज था वो ये था कि जो टेनेंट यानी कि जो किसी के लैंड पे काम कर रहे हैं, who worked on someone else land were given greater legal security, मतलब उनको जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी, उनका प्रॉपर डेली वेजेस डिसाइड किए जाएंगे, पर ये प्रोविजन भी था वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, ठीक है। So it was not easy to introduce the land reforms. It was not easy to turn these well-meaning policies on agriculture into a genuine and effective action. तो आप देखेंगे कि पॉलिसीज में कोई दिक्कत नहीं थी, इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आ रही थी, एग्जीक्यूशन में दिक्कत आ रही थी, ठीक है। अब इससे बोला गया है कि ऐसा नहीं होता अगर दिस कुड हैपन ओनली इफ द रूरल लैंडलेस पुअर वर मोबिलाइज, मतलब अगर जो वहां के रूरल होते या लैंडलेस पुअर होते अगर मोबिलाइज होते, अवेयर होते, तो शायद ये सब चीजें नहीं हो पाती और एक अच्छा आउटपुट निकल कर आता। पर जो लैंड ओनर्स थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, पॉलिटिकली बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे, तो जो भी लैंड रिफॉर्म्स थे वो ना सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो पाए ना ही एग्जीक्यूट हो पाए, ठीक है। तो लैंड रिफॉर्म्स जो हमारा जो थर्ड मेजर ऑब्जेक्टिव था वो भी कुछ खास रिजल्ट नहीं लेकर आया। उसके बाद एक फूड क्राइसिस इसमें बताया गया कि इन बिहार 1960 जो था देयर वाज अ फेमाइन, और इसके अंदर जो है बहुत ज्यादा लोग जो थे इसके अंदर अफेक्ट हुए थे। इससे बोला गया है कि द एग्रीकल्चर सिचुएशन वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स इन 1960s. Already the rate of growth of food grain production in 1940s and 50s was barely staying above the rate of population growth. मतलब जो हमारा जो फूड प्रोडक्शन था वो अभी भी इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं था, स्पेक्टाकुलर नहीं था। सीवियर ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ गया 1965 और 67 के बीच में इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, जिसके अंदर हमारे जो थे बिहार जो था वो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ था। उसके जो 9 डिस्ट्रिक्ट्स थे, नॉन डिस्ट्रिक्ट्स थे, वहां पे बहुत ज्यादा जो है फूड शॉर्टेज हो गई थी। It was in Bihar that the food crisis was most acutely felt as the state faced a near famine situation. मतलब बिल्कुल फेमाइन लाइक सिचुएशन हो गई थी, फूड शॉर्टेज बहुत ज्यादा हो गया था। उसका क्या कारण था? द फूड शॉर्टेज वॉज सिग्निफिकेंट इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विद 9 डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूसिंग लेस देन हाफ ऑफ देयर नॉर्मल आउटपुट। मतलब जो प्रोडक्शन थी वो उसकी हाफ से भी डाउन चली गई थी। फूड डिप्राइवेशन सब्सिक्वेंटली लेड टू द एक्यूट एंड वाइड स्प्रेड माल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हमारा जो माल न्यूट्रिशन था वो बहुत ज्यादा हो गया था, बच्चों को ढंग से खाना नहीं मिल पा रहा था, लोग मर रहे थे बिकॉज ऑफ द फेमाइन। जो कैलोरी इनटेक था वो बहुत ज्यादा डाउन चला गया था। जो डेथ रेट था, द डेथ रेट इन बिहार इन 1967 वॉज 34% हायर देन द नंबर ऑफ डेथ अकर्ड इन द फॉलोइंग ईयर। मतलब जो डेथ रेट जो था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था, फूड प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, और जो फॉर व्हीट एंड राइस द प्राइस इन द स्टेट वर ट्वाइस और मोर देन देयर प्राइजेस इन द प्रॉस्परस पंजाब। मतलब जहां बहुत अच्छा या मतलब जहां पे राइस और व्हीट बेचा जाता था वहां उनके दामों से भी ज्यादा महंगे दामों पे बिहार में जो है व्हीट और राइस बेचे जा रहे थे। तो जो गरीब लोग थे, जो लैंडलेस थे, उनको तो डेफिनेटली जो है बहुत ज्यादा इसका जो है नुकसान उठाना पड़ा। द गवर्नमेंट had zoning policy that prohibited trade of food across the state. एक और कारण जो था बिहार में फेमाइन लाइक सिचुएशन का, गवर्नमेंट ने उस दौरान जोनिंग पॉलिसी फ्रेम कर रखी थी। जोनिंग का मतलब ये है कि आप जो भी अपने स्टेट में फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आप किसी और स्टेट में नहीं बेच सकते। तो बिहार में जो अवेलेबिलिटी थी फूड की वो और ज्यादा डाउन हो गई, और जो सिचुएशन थी इट वॉज वर्स्ट, कि मतलब बिल्कुल ही कंडीशन बिल्कुल बद से बदतर हो गई थी, क्योंकि खुद के पास भी खाना नहीं था और बाहर से भी खाना आप अवेल नहीं करा सकते, ठीक है। और जो डेफिनेटली जब ऐसा कोई भी क्राइसिस होता है, जो पूरा सेक्शन होता है वो सबसे ज्यादा जो है सफर होता है। तो सिचुएशन ये आ गई, द गवर्नमेंट हैड टू इम्पोर्ट व्हीट एंड हैड टू एक्सेप्ट फॉरेन एड मेनली फ्रॉम द यूएस। हमें यूनाइटेड स्टेट से मदद लेनी पड़ी, खाना हमें बाहर से इम्पोर्ट कराना पड़ा, तो ताकि जो है बिहार के लोग खाना खा सके। तो इस सिचुएशन के बाद हमने डिसाइड किया कि हम जो है सेल्फ सफिशिएंसी पर काम करेंगे, फूड ग्रेन्स के अंदर एटलीस्ट
हम इतना प्रोडक्शन करेंगे कि ऐसी सिचुएशन ना आए कि हमें बाहर से खाना इंपोर्ट कराना पड़े, हमने बफर स्टॉक लेकर आए। 1960 में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू किया। ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पता है वीट और राइस की प्रोडक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए जो है वीट प्रोडक्शन लाए गए, और ये बेसिकली जो है यूनाइटेड स्टेट्स से हमने जो है इंस्पायर होकर ये पॉलिसी को प्रमोट किया था। और इसमें जो मेन, ये हम पहले भी 7th, 8th, 6th, 9th सब में ही पढ़ चुके हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। इसके अंदर बेसिकली गवर्नमेंट ऑफर्ड हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड बेटर इरिगेशन एट द हाईली सब्सिडाइज्ड प्राइसेस। मतलब सस्ते दामों पर चीजों को बेचा गया, चाहे वो बीज हो, चाहे वो आपके फर्टिलाइजर हो, पेस्टिसाइड्स हो, पैसा स्पॉन्सर करना हो कि भाई आप पैसा ले लीजिए और पहले खेती करके बाद में वापस कर दीजिए। ग्रामीण बैंक बनाए गए। इस तरीके की पॉलिसीज जो है फार्मर्स को दी गई ताकि जो है वो अपनी प्रोडक्शन इंप्रूव कर सके। लेकिन ये सुनने में जितना अच्छा है, इम्प्लीमेंटेशन उतनी अच्छी नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि द रिच पीजन्स एंड द लार्ज लैंड ओनर्स वर द मेजर बेनिफिशियरीज ऑफ द प्रोसेस। मतलब जो रिच पीजन्स थे, जो ऑलरेडी अमीर थे, उनके पास ऑलरेडी पैसा था, उन्होंने चीजों को खरीदा और वो और ज्यादा अमीर हो गए। ठीक है। और द ग्रीन रेवोल्यूशन डिलीवर्ड ओनली अ मॉडरेट एग्रीकल्चरल ग्रोथ, मेनली इन राइज इन वीट प्रोडक्शन। मतलब कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हो पाई, केवल वीट प्रोडक्शन ही जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ी। ठीक है। और अवेलेबिलिटी भी जो वीट की थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। लेकिन इसे बोला गया बट इंक्रीज पोलराइजेशन बिटवीन क्लासेस एंड रीजन्स। मतलब गैप आ गया लोगों के बीच में कि जो अमीर किसान थे वो बहुत ज्यादा अमीर हो गए। ठीक है। और जो पंजाब, आपका पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, यहाँ तो के जो खेत किसान थे वो बहुत ज्यादा प्रॉस्परस हो गए। लेकिन जो बाकी बचे हुए जैसे महाराष्ट्र हो गया या जो साउथ के स्टेट्स थे जहाँ पे किसान पहले से ही गरीब था, उसको इससे कोई फायदा नहीं हो पाया और कुछ खास मदद भी नहीं मिली आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन। द ग्रीन रेवोल्यूशन हैड टू अदर इफेक्ट्स। One was that in many parts the stark contrast between the poor peasantry and the landlord produced left-wing organization to organize the poor peasants. I think इसमें एक लाइन मिसिंग है। द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड टू अदर इफेक्ट्स। मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन के बेसिकली जो कुछ रीजन्स थे वहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन का असर पड़ा, कुछ रीजन्स में असर नहीं पड़ा। लेकिन उसके बाद दो और इफेक्ट ये आए थे कि द पुअर पीजेंट्री एंड द लैंडलॉर्ड प्रोड्यूस कंडीशंस फेवरेबल फॉर लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइज अ पीयर पीसेंट। यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से लैंडलॉर्ड्स और पुअर पीजेंट्स के बीच में इतना ज्यादा गैप आ गया कि उन्होंने जो है अपना एक लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। मतलब एक डाउन ट्रोडन अलग से एक सोशलिस्ट ग्रुप बना लिया जो डेफिनेटली लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ जो है दे वर फाइटिंग, रेजिंग वॉइस, और एक अलग प्रेशर ग्रुप तैयार कर लिया इन्होंने। एंड सेकेंडली द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑल्सो रिजल्टेड इन द राइज ऑफ व्हाट कॉल्ड द मिडिल पीजेंट सेक्शन। एक मिडिल क्लास पीजेंट आ गया, पुअर और रिच के बीच में एक मिडिल सेक्शन जो पीजेंट्स थे वो सामने निकल कर आए, जिनको थोड़ा बहुत फायदा हुआ, उनके पास छोटी मोटी लैंड थी, उनको थोड़ा बहुत पैसा भी मिला और उन्होंने अपने आप को जो है इम्प्रूव करने की कोशिश भी करी। ठीक है। उसके बाद जो लास्ट जो टॉपिक है इसका जो है लेटर डेवलपमेंट। ठीक है। मतलब आफ्टर दिस इंडियन पॉलिटिक्स में क्या चेंजेस आए। अब इसे बोला गया है कि आपको पता है कि नेहरू जी की डेथ के बाद उनकी जो बेटी थी इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी, जिनको हम इंदिरा गांधी भी कहते हैं, वो जो एक पॉपुलर लीडर बनी। शी डिसाइडेड टू फर्दर स्ट्रेंथन द रोल ऑफ स्टेट इन कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग द इकोनॉमी। उन्होंने सेंटर और स्टेट दोनों पे ही अपनी पोजीशन को बहुत ज्यादा स्ट्रांग किया और स्टेट की इंटरफेरेंस को बहुत ज्यादा इंक्रीज किया।
the period from 1967 onwards witnessed many restrictions on private industry. उन्होंने आते ही जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी उनको रिस्ट्रिक्ट किया और उन्होंने प्राइवेट बैंक्स जो थे उनको नेशनलाइज्ड किया. 14 प्राइवेट बैंक थे जिनको नेशनलाइज्ड किया और उन्होंने सोशलिस्ट पैटर्न प्रो पुअर प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए और दीज चेंजेस वर अकम्पेन्ड बाय एन आइडियोलॉजिकल टिल्ट टुवर्ड्स सोशलिस्ट पॉलिसीज. जैसा मैंने आपको बताया कि इंदिरा गांधी ने अपनी पॉलिसीज को सोशलिस्ट पैटर्न पे टर्न किया. डाउन ट्रोडन बैकवर्ड प्रो पुअर जो है उन्होंने पॉलिसीज बनाई एंड कई जगह उन्होंने डिबेट और क्रिटिसिज्म भी फेस किया बट स्टिल इसी बेस पर उन्होंने जो है अपना जो है आगे अपने इलेक्शंस भी लड़े, अपनी पॉलिसीज को चेंज किया. एंड द कंसेंसस फॉर द स्टेट लेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिड नॉट लास्ट फॉर एवर. प्लानिंग डिड कंटिन्यू बट इट्स साइलेंस वॉज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस. मतलब जो स्टेट इंटरवेंशन थी वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगी और प्राइवेट का भी रोल उतना ही हो गया जितना पब्लिक सेक्टर का हुआ और धीरे धीरे जो इकोनॉमी में थी स्टेबिलिटी आती रही. जो फर्दर 5 year प्लान्स थे वो ज्यादा स्ट्रांग थे, ज्यादा सेफ थे, ज्यादा सिक्योर थे और यही जो है आगे हम पढ़ेंगे. एंड दैट इज ऑल अबाउट द चैप्टर. थैंक यू सो मच. इफ एनीथिंग इज नॉट क्लियर प्लीज डू राइट मी ऑन स्टडी खजाना.